What if DNA synthesis no longer required a nucleic acid template? आज हम एक्सप्लोर करेंगे DRT3 और DRT7 जैसे न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरियल सिस्टम्स जहां प्रोटीन एक्टिव साइट ज्योमेट्री खुद सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए सिंथेसिस को गाइड करती है। A discovery that may fundamentally expand the central dogma of molecular biology. इमेजिन कीजिए एक 3D प्रिंटर है जो किसी डिजिटल कोड से ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं कर रहा बल्कि अपने खुद के फिजिकल और मैकेनिकल पार्ट्स को यूज करके एक नया डिजिटल कोड लिख रहा है। साउंड इम्पॉसिबल राइट? लेकिन ये तो नामुमकिन है। कम से कम आज से पहले तो यही लगता था। मैं एक्चुअली अपनी CSIR नेट एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहा था और बायोलॉजी का सबसे फंडामेंटल रूल पत्थर पर लिखा हुआ रूल पढ़ रहा था, सेंट्रल डोगमा। राइट, फ्रांसिस क्रिक वाला 1958। हाँ, वही कि इन्फॉर्मेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। और फिर 1970 में बाल्टीमोर और टैमिन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर की थी, आरएनए से डीएनए। करेक्ट, लेकिन तब भी एक रूल कांस्टेंट था, टेम्पलेट हमेशा न्यूक्लिक एसिड ही होगा। डीएनए सिंथेसिस के लिए डीएनए या आरएनए टेम्पलेट चाहिए पीछे। बट अब जो साइंस 2026 और बायो आर्चिव 2026 की स्टडीज आई हैं, उन्होंने लिटरली टेक्स्ट बुक बायोलॉजी को हिला के रख दिया है। हाँ, मतलब डैन ली और उनकी टीम ने डिस्कवर किया है कि कुछ बैक्टीरियाज के पास ऐसी मशीनरी है जो किसी न्यूक्लिक एसिड टेम्पलेट के बिना ही डायरेक्टली अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर को रीड करके डीएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये तो वही बात हुई ना कि आप बिना किसी मोल्ड के परफेक्ट स्टैचू बना रहे हो। एग्जैक्टली, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी सिस्टम का नाम है DRT3, डिफेंस एसोसिएटेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टाइप 3। ये बेसिकली बैक्टीरिया का एंटीफेज इम्यून सिस्टम है, मींस उनका एक मॉलिक्यूलर वेपन। फेज मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस। यस, साइंटिस्ट ने इसके फिजिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्रायो EM टेक्निक का यूज किया है एट 2.6 आर्मस्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, और इन्हें इस एटॉमिक लेवल की क्लैरिटी पर एक मैसिव 6.6 कॉम्प्लेक्स मिला। मतलब इसमें 3 अलग अलग कंपोनेंट्स की 6 कॉपीज है। बिल्कुल सही समझे। इसमें DRT3A एंजाइम की 6 कॉपीज हैं, DRT3B एंजाइम की 6 कॉपीज हैं, और इनके साथ नॉन कोडिंग RNA यानी ncRNA की भी 6 कॉपीज हैं, यानी टोटल 18 मॉलिक्यूल्स की एक मॉलिक्यूलर मशीन। सर, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में? नेचर ऑलवेज ओवरअचीव्स। और यहाँ एक निमोनिक्स याद रखो, A स्टैंड फॉर एवरेज एंड B स्टैंड फॉर बवाल। DRT3A नॉर्मल बिहेव करता है ncRNA टेम्पलेट जिसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है AC। ओके। तो DRT3A एक क्लासिकल टेलोमेरेज एंजाइम की तरह बिहेव करता है और इस RNA सीक्वेंस को एक क्लासिकल टेम्पलेट की तरह पढ़ता है और पॉली GT का एक लंबा स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। और इस पूरे प्रोसेस के लिए उसे एक स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड प्राइमर की जरूरत पड़ती है। राइट, तो बेसिकली वही स्टैंडर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए को पढ़ा और डीएनए बना दिया। इसमें कोई रेवोल्यूशनरी चीज नहीं है ना? राइट, बिल्कुल नहीं। तो असली केओस DRT3B क्रिएट कर रहा है ना। पेपर क्लेम करता है कि DRT3B बिना किसी न्यूक्लिक एसिड टेम्पलेट के डीएनए बना देता है, लेकिन फिजिकली ये कैसे पॉसिबल है? दिमाग में सवाल आता है ना। हाँ, एक पॉलीमरेज को केमिकल सिग्नल चाहिए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड से। DRT3B को कैसे पता चलता है कि अगला न्यूक्लिक एसिड कौन सा ऐड करना है? एग्जैक्टली, DRT3B के पास ऐसा कोई न्यूक्लिक एसिड टेम्पलेट होता ही नहीं है। इमेजिन करो एक ओल्ड म्यूजिक बॉक्स जिसमें फिजिकल मेटल पंप से डिसाइड करते हैं कि कौन सा म्यूजिकल नोट प्ले होगा। DRT3B भी ऐसे ही काम करता है। वो अपने खुद के अमीनो एसिड रेसिड्यूज की फिजिकल 3D ज्योमेट्री को टेम्पलेट बनाता है। ओह, फिर तो प्रोटीन का शेप इनहेरेंटली डिसाइड कर रहा है कि डीएनए का नेक्स्ट लेटर क्या होगा। परफेक्ट। और इसकी एक्टिव साइट में 2 क्रूशियल अमीनो एसिड्स हैं। पहला है ग्लूटामेट पोजीशन 26 पर, यानी ग्लू26। ठीक है। अब ग्लूटामेट नेगेटिवली चार्ज होता है। इसकी स्पेशल पोजीशन और चार्ज एक ऐसा परफेक्ट 3D पॉकेट क्रिएट करते हैं जहां स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कोई और न्यूक्लियोटाइड फिट हो ही नहीं पाता। तो सिंथेसिस के हर और स्टेप पर, जैसे पहले, तीसरे, 5वें स्टेप पर, ये ग्लू26 स्ट्रिक्टली सिर्फ एडेनिन को कैप्चर करके आउट करता है, क्योंकि सिर्फ एडेनिन के हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स इस पॉकेट में परफेक्टली अलाइन होते हैं। अमेजिंग। तो ओड पोजीशन पर एडेनिन लॉक हो गया। और इवन स्टेप्स पर क्या होता है? इवन स्टेप्स को ARG253 कंट्रोल करता है, यानी आर्जिनिन 253 पोजीशन पर
आर्जिनिन एक बड़ा पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। राइट। हर दूसरे, चौथे, छठे स्टेप पर RH253 की फिजिकल बल्कीनेस एक अलग तरह का केमिकल एनवायरनमेंट बनाती है जो एक्सक्लूसिवली साइटोसिन को अलो करती है। अच्छा, तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें इस चीज का? Glu26 और RH253 मिलकर एक अल्टरनेटिंग चेन बनाते हैं और पॉली AC का एक प्रिसाइज सिंगल स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है। किसी DNA और RNA टेम्पलेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर ये तो इंसेन है, मतलब सीक्वेंस न्यूक्लिक एसिड से नहीं प्रोटीन आर्किटेक्चर से आ रहा है। ये तो केमिस्ट्री सच में माइंड ब्लोइंग है। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल इशू है। डीएनए सिंथेसिस के लिए किसी भी पॉलीमरेज को एक प्राइमर चाहिए होता है, एक फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप जिसके ऊपर नया न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सके। पॉलीमरेज हवा में तो चेन स्टार्ट नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर आरएनए या डीएनए प्राइमर नहीं है तो पहला न्यूक्लियोटाइड जुड़ता कहाँ है? क्या DRT3 बैक्टीरिया के जनरल प्राइमर पूल से कोई रैंडम आरएनए प्राइमर चुरा लेता है जैसे कुछ वायरसेस करते हैं? लॉजिकल गैस है पर नहीं। यही सिस्टम को और भी रेवोल्यूशनरी बनाता है। DRT3B किसी भी एक्सटर्नल न्यूक्लिक एसिड प्राइमर का वेट नहीं करता। तो फिर DRT3B अपने खुद के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा यूज करता है। इस मैकेनिज्म को टायरोसिन प्राइमिंग कहते हैं। DRT3B के स्ट्रक्चर में एक टायरोसिन रेसिड्यू होता है। टायरोसिन की साइड चेन में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है यानी OH ग्रुप। ओके। एंजाइम डायरेक्टली अपने फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को इस OH ग्रुप के साथ कोवैलेंटली लिंक करता है। वेट, प्राइमर कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं है, एंजाइम खुद ही प्राइमर बन गया। हाँ, एंजाइम खुद ही टेम्पलेट है और खुद ही प्राइमर भी है। अरे यार, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये एक डायरेक्ट ट्रैप है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में प्रोटीन प्राइमिंग या टायरोसिन प्राइमिंग जरूर टेस्ट होगा। स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि यहाँ न्यूक्लिक एसिड प्राइमर यूज नहीं होता। डेफिनेटली। अच्छा, एक बार जब DRT3A ने पोली GT बना लिया और DRT3B ने अपने म्यूजिक बॉक्स वाले मैकेनिज्म से पोली AC बना लिया, तो आगे क्या होता है? DRT3A का पोली GT स्ट्रैंड और DRT3B का पोली AC स्ट्रैंड एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में एनील होते हैं यानी जुड़ते हैं और एक डबल स्ट्रैंडेड DNA डुप्लेक्स बनाते हैं। एक परफेक्ट पोली GT AC डबल स्ट्रैंड DNA और बायोलॉजिकली इतना स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये DNA डुप्लेक्स ही बैक्टीरिया का असली एंटीफेज वेपन है। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम के ट्रिगर मैकेनिज्म को समझते हैं। सेल के अंदर इतनी मैसिव मॉलिक्यूलर मशीनरी हर वक्त ऑन नहीं रह सकती, वरना सेल की इतनी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। इससे कैसे पता चलता है कि वायरस का अटैक हुआ है? ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पर अटैक करता है ना, तो अपना वायरल जीनोम सेल के अंदर इंजेक्ट करता है। उस वायरल जीनोम के से कई प्रोटीन बनते हैं, जिसमें से एक है ST61। ओके। बैक्टीरिया ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी अपनाई है। DRT3 कॉम्प्लेक्स एक डोरमेंट स्टेट में बैठा रहता है। जैसे ST61 प्रोटीन सेल में अपीयर होता है, वो डायरेक्टली DRT3 के 6.6.6 कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाता है। ST61 एक स्पेसिफिक ट्रिप फाइल की तरह काम करता है। मतलब चोर ने खुद ही सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर दिया। एग्जैक्टली, उस अलार्म के बजते ही DRT3 हाइपर एक्टिव स्टेट में चला जाता है। DRT3A और DRT3B मिलकर तेजी से वही पोली GT AC डबल स्ट्रैंडेड DNA सिंथेसाइज करने लगते हैं। ये नया बना हुआ DNA प्रोडक्ट वायरल रेप्लिकेशन मशीनरी को कंप्लीटली जैम कर देता है। फेज आगे मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाता और बैक्टीरिया एक अबॉर्टिव इन्फेक्शन को ट्रिगर कर देता है। अबॉर्टिव इन्फेक्शन असल में इन्फेक्टेड सेल्स खुद को सैक्रिफाइस कर लेती हैं ताकि आगे बाकी बैक्टीरिया बचे रहें। तो इन्फॉर्मेशन सीधा प्रोटीन से निकलकर एक DNA वेपन में कन्वर्ट हो गई। अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचे तो टेक्स्ट बुक रूल तो वाकई रिराइट हो चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड टेम्पलेट के बिना DNA सिंथेसिस हो रहा है, प्राइमर बिना किसी न्यूक्लिक एसिड के स्टार्ट हो रहा है। पुराना रूल था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ न्यूक्लिक एसिड में ही स्टोर है और ट्रांसफर हो सकती है। इन डिस्कवरीज ने प्रूव कर दिया है कि प्रोटीन की साइड ज्योमेट्री भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एनकोड और ट्रांसमिट कर सकती है। तो आगे चलकर इसका एवोल्यूशनरी और प्रैक्टिकल असर क्या होगा? एवोल्यूशनरी पॉइंट से देखो, अगर बैक्टीरिया बिलियंस ऑफ ईयर से यही मैकेनिज्म यूज कर रहा है, तो इसका मतलब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन का फ्लो हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बाई डायरेक्शनल है। राइट। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो और भी स्टैगरिंग है। सिंथेटिक बायोलॉजी में सोचो, अगर हम इस मैकेनिज्म को मैनिपुलेट करना सीख जाएं, तो हम प्रोग्रामेबल DNA पॉलीमरेज डिजाइन कर सकते हैं। आप एक कस्टम प्रोटीन ज्योमेट्री बनाइए और वो बिना किसी DNA टेम्पलेट से आपका रिक्वायर्ड DNA सीक्वेंस प्रिंट करके दे देगा। प्रोग्रामेबल DNA सिंथेसिस, ये बायोटेक में सच में रेवोल्यूशन ला सकता है। पर मेरे दिमाग में एक जेन्युइन डाउट आ रहा है। बताओ। अगर ये इतना स्पेसिफिक ट्रिगर है,
तो बैक्टीरियोफेज तो इजीली म्यूटेट कर सकते हैं ना, राइट। वायरसेस अपने sp61 प्रोटीन का शेप थोड़ा बदल क्यों नहीं देता ताकि DRT3 ट्रिगर ही ना हो पाए? बैक्टीरिया ने एवोल्यूशन में इस म्यूटेशन का कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल लिया? ये DRT3 बायोलॉजी के कोई आइसोलेटेड एनोमली तो नहीं है। तुम्हारे सवाल सीधा हमारे आज के दूसरे पेपर के कोर कॉन्सेप्ट को हिट करता है। सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के सोंग और उनकी टीम ने बायो आर्चीव में एक और सिस्टम डिस्कवर किया है, DRT7। DRT7 कंफर्म करता है कि DRT3 कोई फ्लूक और एनोमली नहीं, ये बायोलॉजी का एक नया इमर्जिंग क्लास है। DRT7 सिस्टम का ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिफरेंस इतना पावरफुल है कि ये फेज इन्फेक्शन को 10⁻6 यानी 10 लाख गुना कम कर देता है। वेट, क्या? ये तो मैसिव वायरल सप्रेशन है। तो इस DRT7 का आर्किटेक्चर कैसा है? ये भी DRT3 जैसा कोई बड़ा मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं, आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। DRT7 में कोई 18 मॉलिक्यूल्स का सिमेट्री नहीं है। ये एक सिंगल मल्टी डोमेन प्रोटीन है, बस एक अकेला लंबा सीक्वेंस जिसमें 1776 अमीनो एसिड्स हैं। बस एक प्रोटीन? अच्छा। हाँ, इस एक प्रोटीन चेन के अंदर ही नेचर ने सारी मशीनरी पैक कर दी है। इसके दो सबसे क्रिटिकल डोमेन्स हैं, RT डोमेन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डोमेन और PP डोमेन यानी प्राइम पोल या प्राइमेज पॉलीमरेज जैसे डोमेन। ओके, RT और PP डोमेन। इनके साथ स्ट्रक्चरली सपोर्ट करने के लिए अल्फा रैप, MID और CTD डोमेन भी मौजूद है। एक अकेला प्रोटीन जो पूरी फैक्ट्री चला रहा है। DRT3 में तो एंड प्रोडक्ट एक छोटा डबल स्ट्रैंडेड DNA था। ये DRT7 क्या बनाता है? 1800 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाता है। लेकिन इस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का सीक्वेंस बहुत अनयूजुअल है और सबसे अजीब बात, इस 1.8 किलोबाइट के DNA में 98.4% न्यूक्लियोटाइड सिर्फ एडेनिन और थाइमिन होते हैं। 98.4% सिर्फ A और T। अगर यहाँ भी कोई प्रोटीन टेम्पलेटेड सिंथेसिस हो रही है तो इसके RT डोमेन की ज्योमेट्री में ऐसा क्या है जो स्ट्रिक्टली थाइमिन सेलेक्ट कर रहा है? वहाँ DRT3 में तो ग्लू 26 और ARS253 थे, यहाँ क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ। DRT7 के RT डोमेन के एक्टिव साइट्स के अंदर एक बहुत स्पेसिफिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फनल होता है जिसे आर्जिनिन रिच पॉकेट कहते हैं। आर्जिनिन रिच पॉकेट्स, ओके। इस पॉकेट में 4 स्पेसिफिक आर्जिनिन एक साथ बैठे हैं, R440, R447, R595, R750। इन चारों रेसिड्यूज के पॉजिटिव चार्ज ऐसा डेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो स्ट्रिक्टली सिर्फ थाइमिन की केमिकल प्रॉपर्टीज को टॉलरेट करता है। जब पॉलीमरेज एक्टिविटी चलती है तो ये सिर्फ पॉली टी का एक थ्रेड बनाता है और यहाँ भी मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए टायरोसिन प्राइमिंग होती है। अच्छा, यहाँ भी वही टायरोसिन प्राइमिंग। यहाँ प्राइमर का रोल टायरोसिन 682 यानी टायर 682 प्ले करता है। तो फिर टायर 682 प्राइमर बन गया और उस आर्जिनिन रिच पॉकेट ने स्ट्रिक्टली थाइमिन ऐड करके पॉली टी बना दिया। लेकिन सेल के अंदर ही मैसिव मशीन गलती से अपना ही सेलुलर DNA डिस्ट्रॉय कर दे, इसके लिए ये शांत कैसे रहती है? DRT3 का स्विच तो ST61 था, DRT7 का अलार्म कैसे बजता है? DRT7 एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉलिक्यूलर स्विच है। नॉर्मल कंडीशन में बिना किसी इन्फेक्शन के ये एक इनएक्टिव क्लोज डाइमर की तरह रहता है। इनएक्टिव क्लोज डाइमर यानी दो DRT7 प्रोटीन एक दूसरे की तरफ पीट करके जुड़े होते हैं। उनका करीब 1000 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर का सरफेस आपस में बरीड होता है। इस क्लोज लॉक स्टेट में RT डोमेन के एक्टिव साइट्स के अंदर बस एक छोटा सा 10 न्यूक्लियोटाइड लंबा पॉली दबा होता है जो पहले से ही टायर 682 से कोवेलेंटली लिंक्ड होता है। इस वक्त दूसरा मेन डोमेन पूरी तरह से लॉक और इनएक्टिव रहता है। तो बेसिकली फैक्ट्री बंद पड़ी है और एक सैंपल स्ट्रैंड मशीन में अटका हुआ है। इसे कौन ऑन करता है? फिर ट्रिगर आता है फेज के एक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर से जिसका नाम है BAS63035। BAS63035, ओके। इस प्रोटीन को यूज करता है अपने खुद के जीन एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन बैक्टीरिया ने इस रेगुलेटर को ही अपना अलार्म ट्रिगर बना लिया। जैसे ही BAS63035 DRT7 से बाइंड करता है, ये क्लोज डाइमर तुरंत एक एक्टिव ओपन डाइमर में बदल जाता है। डाइमर ओपन होते ही फिजिकली क्या चेंज आते हैं? मतलब डोमेन आपस में मूव कैसे करते हैं? बहुत ड्रास्टिक स्ट्रक्चरल रिवायरिंग होती है। सबसे पहले उस दबे हुए 10 न्यूक्लियोटाइड के पॉली टी चेन में एक एक्स्ट्रा थाइमिन जुड़ता है। चेन 11 न्यूक्लियोटाइड की हो जाती है जो इस ओपन कॉन्फ़िगरेशन को और स्टेबल कर देती है। इसके बाद प्रोटीन के अंदर एक डोमेन है MID डोमेन। इसका फंक्शन है स्ट्रक्चरल हिंज की तरह काम करना। ये डोमेन फिजिकली लगभग 180 डिग्री रोटेट कर जाता है। वो 180 डिग्री मतलब पूरा दरवाजा ही खुल गया। एग्जैक्टली इस मैसिव रोटेशन से 27 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर का एक बिल्कुल नया इंटरफेस एक्सपोज हो जाता है।
और इस खुले हुए दरवाजे का फायदा उठाकर पीपी डोमेन लगभग 90 डिग्री पोजीशन होकर आरटी डोमेन द्वारा बनाए गए इस पॉलिटी के एंड को फिजिकली पकड़ लेता है। एक मिनट, लेट मी विजुलाइज दिस। पहले आरटी डोमेन ने आर्जिनिन रिच पॉकेट यूज करके प्रोटीन टेम्पलेट पॉलिटी बनाया, फिर ट्रिगर आया, एमआईडी हिंज 180 डिग्री घुमा और उस फिजिकल स्विंग की वजह से पीपी डोमेन ने 90 डिग्री शिफ्ट होकर उस पॉलिटी को पकड़ लिया। बिल्कुल सही विजुलाइज किया तुमने, एक फैक्ट्री असेंबली लाइन की तरह। लेकिन पीपी डोमेन उस पॉलिटी को पकड़कर करता क्या है? ये इस पूरे मॉलिक्यूलर मशीन का मास्टर स्ट्रोक है। इसे साइंटिफिक लिटरेचर में इटरेटिव हैंड ऑफ यानी आसान भाषा में एक मॉलिक्यूलर रिले रेस कहते हैं। रिले रेस आरटी डोमेन से पॉलिटी बना सकता है, लेकिन जब वो पीपी डोमेन को बिटोन पास करता है तो पीपी डोमेन उसे क्लासिकल बायोलॉजी की तरह ट्रीट करता है और पीपी डोमेन इस पॉलिटी स्ट्रैंड को एक वाटसन की टेम्पलेट मान लेता है और उसे कॉम्प्लीमेंट्री ए न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देता है, यानी पॉली ए एक्सटेंड करता है। तो आरटी ने स्ट्रिक्टली पॉलिटी बनाया अपने प्रोटीन टेम्पलेट से और पीपी ने उस आरटी टेम्पलेट को एक क्लासिकल टेम्पलेट मानकर उसके ऊपर पॉली ए सिंथेसाइज कर दिया। सही समझे, लेकिन रिले रेस यहीं खत्म नहीं होती। जब पीपी अपना पॉली ए बना लेता है तो स्ट्रैंड वापस आरटी के पास एक्टिव साइट में फीड किया जाता है और ताकि आरटी पॉली टी को और लंबा कर सके। ओह, बैक एंड फोर्थ। हाँ, ये साइकिल आरटी से पीपी से आरटी बार बार चलती रहती है। इस सटल मूवमेंट के नतीजे में आखिर में लगभग 1800 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री पैराडोमिक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए तैयार हो जाता है, जो फोल्ड होकर एक मैसिव हेयरपिन बनाता है और वायरल रेप्लिकेशन को रोक देता है। ये दोनों सिस्टम नेचर की इंजीनियरिंग का पिनेकल है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चाहे मैचिंग क्वेश्चन हो या फिर स्टेटमेंट बेस्ड, दोनों के बीच एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो दोनों सिस्टम का एक क्रिस्टल क्लियर कंपैरिजन करते हैं, DRT3 वर्सेस DRT7। जरूर एक मेंटल कंपैरेटिव टेबल बनाते हैं। फर्स्ट आर्किटेक्चर देखते हैं। ठीक है, DRT3 एक मैसिव मॉलिक्यूल्स का 6:6:6 राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। वहीं DRT7 एक इंडिपेंडेंट सिंगल मल्टी डोमेन प्रोटीन है जिसमें RT और PP जैसे मल्टीपल फंक्शन पैक्ड है। सेकंड होता है हमारा एक्टिवेशन ट्रिगर। DRT3 को चलाने वाला स्विच है फेज का ST61 प्रोटीन और DRT7 का स्विच है फेज का ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर BAS63035। थर्ड सिंथेसिस मैकेनिज्म। DRT3 में ग्लूकन 6 और R253 स्पेसिफिक ज्योमेट्री और चार्ट यूज करके अल्टरनेटिंग पॉली GT और पॉली AC बनाते हैं। वहीं DRT7 में RT डोमेन पॉली T बनाता है और PP डोमेन पॉली A, और दोनों में बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। दोनों स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड प्राइमर को रिजेक्ट करते हैं। DRT3 और DRT7 दोनों में टायरोसिन प्राइमर होती है। DRT3 में स्पेसिफिकली टायर 682 प्राइमर का काम कर रहे हैं। और फाइनल प्रोडक्ट का डिफरेंस, DRT3 एक छोटा पॉली GTAC डबल स्टैंडर्ड DNA डुप्लेक्स क्रिएट करता है, पर DRT7 एक मैसिव 1.8 किलोबाइट लंबा पैलिंड्रोमिक पॉली AT का सिंगल स्ट्रैंड DNA बनाता है जो बाद में हेयरपिन लूप बनाता है। और एंड रिजल्ट दोनों का कॉमन है। ये मशीनरी एक्टिवेट होने का नतीजा होता है अबॉर्टिव इन्फेक्शन, जहां वायरस न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक क्लासिकल एग्जांपल है। नेचर ने अलग-अलग आर्किटेक्चर के थ्रू एक ही एवोल्यूशनरी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, प्रोटीन को डायरेक्ट जेनेटिक टेम्पलेट बनाना और वायरस को हटाना। तो इस पूरे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का वर्डिक्ट यही निकलता है ना कि सेंट्रल डोमा इज नो लॉन्गर एन एब्सोल्यूट यूनिवर्सल लॉ। ये परमानेंटली रीराइट हो चुका है। प्रोटीन सिर्फ इंफॉर्मेशन चेन का एंड पॉइंट नहीं, अगर सही एंजाइमेटिक एक्टिवेशन साइट हो तो प्रोटीन खुद उस इंफॉर्मेशन का ओरिजिन भी बन सकता है। एग्जैक्टली, ये टेक टू कर देने वाली डिस्कवरी है। बायोलॉजी उतनी सिंपल नहीं जितनी 1958 में थी। बैक्टीरिया अरबों सालों से बड़ी खामोशी के साथ अपनी फिजिकल प्रोटीन ज्योमेट्री को जेनेटिक कोड लेकर प्रकाश कर रहे हैं। हमारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स अभी इतने कैपेबल हुए हैं कि हम इस मॉलिक्यूलर मैजिक को डायरेक्टली देख सकते हैं। एक्चुअली इस पूरे एक्सप्लोरेशन ने एक बहुत ही अनसेटलिंग और गहरा सवाल मेरे दिमाग में प्लांट कर दिया है, जिसे मैं बैठ के अकेले में प्रॉपर्ली सोचना चाहता हूँ। क्या सवाल? तो सवाल है, अगर इन ऑर्डिनरी से सिंगल सेल बैक्टीरियाज के पास ऐसे रूल ब्रेकिंग मॉलिक्यूलर मशीनरी एग्जिस्ट करती हैं जो हमारी टेक्स्ट बायोलॉजी के फंडामेंटल हिला सकती है, तो जरा सोचिए हमारे खुद के ह्यूमन जीनोम में उस मैसिव 98% हिस्से में जिसे हम चंक डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए बोलकर साइड कर देते हैं, उसके अंधेरों में ऐसी कौन सी एंशिएंट अनडिस्कवर्ड मशीनरी छुपी हो सकती है? पॉइंट तो तुम्हारा बहुत डीप। ऐसी कौन सी प्रोटीन टेम्पलेटेड पॉलीमरेज हमारे अंदर बैठे अपना खुद का डीएनए लिख रही होगी जो किसी एग्जिस्टिंग बायोलॉजी की किताब में है ही नहीं? शायद हमने अभी सिर्फ पहला दरवाजा खोला है। पता नहीं इस मॉलिक्यूलर यूनिवर्स में और क्या क्या नामुमकिन चीजें एग्जिस्ट करती है।
और इसी थॉट के साथ आज के इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे क्यूरियस।